हेलो स्टूडेंट, श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार जहांगीर। कल अपना जो चैप्टर चल रहा था राजस्थान का सामान्य परिचय, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन इसके आगे वाला जो भाग है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला वीडियो, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। अब राजस्थान के भौतिक स्वरूप से मतलब क्या है कि राजस्थान में पाई जाने वाली जो भू आकृतियां हैं वो कितनी प्रकार की है। तो डियर स्टूडेंट, राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्वरूप है वो पाए जाते हैं, या ऐसे अपन कह दें कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन से देख लेते हैं अपन। चार भाग है। 4 भागों में देखो, पहला आता है, इसको बोलते हैं अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा इसका पार्ट आ जाएगा, उसको अपन बोलते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो भाग आता है वो आता है आपका पूर्वी मैदान या मैदानी प्रदेश। और चौथा जो इसका भाग है वो आ जाता है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक विभागों में विभक्त किया गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। अब इन सभी प्रदेशों की उत्पत्ति कैसे हुई, और इनकी उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति में देखो पश्चिमी जो मरुस्थल प्रदेश है इसकी उत्पत्ति मानी गई है, ये 33 सागर के अवशेष है। यहाँ 33 सागर के अवशेष माने गए हैं। अवशेष यहाँ पर माने गए। 33 सागर जानते हो क्या होता है? 33 सागर का मतलब ये था कि जिस समय प्राचीन समय के अंदर, जैसे मान लो ये कि सारे के सारे महाद्वीप एक जगह चले, तो सारे महाद्वीप जब एक जगह थे तो जब इनका विस्थापन हुआ तो एक भाग उत्तर में चला गया, एक दक्षिण में रह गया। अब इनके बीच वाला जो भाग था, जल वाला भाग, इस भाग को कहा गया है 33 सागर। 33 सागर इसलिए ऐसा कहा गया है कि प्राचीन समय के अंदर जो अपना मरुस्थल है, इस मरुस्थल वाले भाग के अंदर क्या थे भाई, 33 सागर था। तो 33 सागर के अवशेष यहाँ पर बताए गए। अब वो पूछे भाई 33 सागर के कौन कौन से अवशेष थे, तो देखिए 33 सागर के अवशेष में यहाँ पर एक तो खारे पानी की झीलें पाई जाना, खारे पानी की झील यहाँ पर पाई जाती है। साथ में और क्या पाया जाता है यहाँ पर प्राचीन जीवावशेष पाए जाते हैं। प्राचीन जीवावशेष और लकड़ी, मतलब लकड़ी मिलेगी आपको यहाँ पर बहुत ही पुरानी। इसके अलावा यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों की भंडार है। पेट्रोलियम पदार्थों के यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, भंडार पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये सारी चीजें जो है वो देखिए अपने तो ऐसे पता लगता है कि यहाँ पर प्राचीन समय में क्या था, 33 सागर था। ठीक है। इसके बाद में जो अरावली प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति मानी गई है गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड से, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या था, देखो गोंडवाना लैंड भी वही है, जब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, तो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ तो विस्थापन के समय ऊपर वाला भाग जो है उसको कहलाया अपना अंगारा लैंड, और दक्षिण वाला क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड, और बीच वाला भाग को क्या कहा गया, 33 सागर।
तो गोंडवाना लैंड से अरावली प्रदेश की उत्पत्ति मानी गई है। कहने का मतलब है इसकी उत्पत्ति अरावली की सबसे पहले मानी गई है, ठीक है ना। अब पूर्व का जो मैदान है इसकी उत्पत्ति किससे हुई? इसकी उत्पत्ति हुई आपकी गंगा और यमुना, इन नदियों की जो साइड नदियां हैं, ठीक है, गंगा यमुना नदियों से निर्मित मृदा से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। कहने का मतलब कि जैसे मतलब है अपने राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? प्रमुख मुख्य नदी चंबल नदी है, राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी। तो चंबल नदी इसकी सहायक नदी है यमुना की, यमुना की इसकी सहायक नदी है गंगा की। तो इसकी जितने भी सहायक नदियां हैं उन नदियों ने क्या किया? प्राचीन काल में अपने साथ में मिट्टी का निर्माण किया और मिट्टी बिछा दी यहाँ पर आसपास में। तो मिट्टी जहाँ पर बिछ गई उस भाग को क्या कहा गया है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग माना गया है। साथ में लास्ट वाला हो गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसकी जो उत्पत्ति मानी गई है ये भी गोंडवाना लैंड में, कहाँ पर मानी गई है? गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण हुआ था, ठीक है ना। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ? कि गोंडवाना लैंड में जो ज्वालामुखी का लावा है, इस लावा से इस प्रदेश की उत्पत्ति मानी गई है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से अपने जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप या प्रदेश है इनमें मुख्य रूप से 4 है और इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है सारी मैंने आपको बता दी। अब अगर आप अपनी बात करेंगे इनकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो इनकी उत्पत्ति देखो, इसकी उत्पत्ति हुई थी नियोजोइक कल्प, ठीक है। प्लीस्टोसीन जो महाकल्प था, इस प्लीस्टोसीन महाकल्प के अंदर पश्चिमी मरुस्थल की उत्पत्ति मानी गई है। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति हुई थी एजोइक कल्प, और एजोइक कल्प जो है ये अपने प्री कैम्ब्रियन युग का है, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन युग जो है, इस प्री कैम्ब्रियन के अंदर एजोइक कल्प था, इसके दौरान अरावली की उत्पत्ति मानी गई है। कहने का मतलब ये है कि विश्व के अंदर जो सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाएं हैं, इन विश्व की सभी प्राचीनतम पर्वतमालाओं में अरावली पर्वतमाला का नाम भी शामिल होता है, कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में अरावली का नाम भी आता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे प्राचीन या भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली प्रदेश। इसका निर्माण कब हुआ था? एजोइक कल्प में हुआ था, जो प्री कैम्ब्रियन का एक पार्ट है। इस पार्ट के अंदर इसका निर्माण है वो माना गया है। इसके अलावा ये जो पूर्व का मैदान है इसकी उत्पत्ति भी नियोजोइक जो कल्प है, इस नियोजोइक कल्प के अंदर ही इसकी उत्पत्ति मानी गई है, जो किसका भाग है? प्लीस्टोसीन जो युग था या महाकल्प था, इसके अंदर इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति भी मानी गई है। साथ में एक देखो लास्ट वाला बच गया, इसकी उत्पत्ति हुई थी मीसोजोइक कल्प जो है, इस मीसोजोइक कल्प के अंदर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति है वो मानी गई है। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आएगा। अब अपन आगे जो है इनको एक एक करके अपन पढ़ लेंगे। जैसे पहले पश्चिमी मरुस्थल को पढ़ेंगे, फिर अरावली को पढ़ेंगे, फिर मैदान को, और बाद में लास्ट में सबसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या इसको बोलेंगे अपन थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें
तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल, ये जिसको अपन थार का मरुस्थल बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसका विस्तार, जो आपका मरुस्थल है इसका विस्तार जो है कितने देशों में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ये विस्तार कितने देशों में है? 2 देशों में। एक विस्तार है इसका भारत में और दूसरा कौन से में है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान और भारत दोनों के अंदर इसका विस्तार है। भारत में है 62% भारत में पाया जाता है और बाकी बचा हुआ जो 38% भाग है ये कहाँ पर मिलेगा? आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। अब भारत में जो 62% जो मरुस्थल पाया जाता है, इस 62% में 61.11% भाग तो केवल राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। राजस्थान में मरुस्थल का कितना भाग है? 61.11, मतलब लगभग आ गया, लगभग मरुस्थल राजस्थान के अंदर ही आपको मिलेगा। और बाकी जो बचा हुआ 0.89 बच गया ना, 0.89% भाग जो है ये मिलेगा आपको पंजाब, हरियाणा और गुजरात। गुजरात के अंदर जो कच्छ का रहा वो इसी का भाग है। तो इन 3 राज्यों के अंदर कई बार यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर भारत के अंदर पश्चिमी मरुस्थल या थार का मरुस्थल का विस्तार कितने राज्यों में है? तो कितने राज्य हो गए बताओ मेरे को? देखो 1, 2, 3 और 1 राजस्थान, 4 राज्य हो गए। अगर पूछना है कि सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ पर है? राजस्थान में। कई बार ये पूछते थे कि कौन से में है या कौन से में नहीं है। 4 नाम में से 3 ऐसे देंगे जिसमें है और 1 है ऐसा नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है कि कौन से के अंदर इस प्रकार का मरुस्थल नहीं पाया जाता। तो ये इसका विस्तार हो गया। भारत और पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है 62% भारत में और पाकिस्तान में कितना है? 38%। फिर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका कुल क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल है 2,09,000, ठीक है। कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। टोटल की तो बात करें तो इतना आएगा। और इसमें जो मरुस्थलीय भाग है पूरा का पूरा, क्योंकि पूरा मरुस्थल नहीं है ना इसमें, कुछ भाग ऐसा भी है जिसके अंदर मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो मरुस्थल का कुल अगर बात करें तो बने 1,75,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। शुद्ध मरुस्थल जो है वो कितनी दूर में फैला हुआ है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ पूर्ण मरुस्थल, ठीक है। जिसका राजस्थान में विस्तार जो है, राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान की कितने जिलों में फैला होगी? 12। और 12 जिले कौन से हैं? 12 अधिकांश जिले कौन से हैं? अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी जितने भी जिले आते हैं वो सभी जिले, लगभग सभी जिले जो है वो इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राजस्थान के 12 जिलों में इस मरुस्थल का विस्तार माना गया है, ठीक है, 12 जिलों के अंदर। अब इसकी मरुस्थल की कुल लंबाई पड़ेगी कितनी हुई? मरुस्थल की लंबाई, तो मरुस्थल की लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर पे लंबा है और 300 किलोमीटर के चौड़ा, ठीक है ना। 640 किलोमीटर लंबा है और लगभग 300 किलोमीटर के चौड़ा है, ठीक है। इसके अलावा अगर और बात करें तो इसे पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या, राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से विभाग में पाई जाती है? तो कौन से में पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थारी मरुस्थल में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। दूसरी बात, यह जो मरुस्थल है, यह मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबाद बोलेंगे या जनसंख्या
या इसको बोल देंगे अपन जैव विविधता, जैव विविधता वाला मरुस्थल है। ठीक है भाई, विश्व में सर्वाधिक अगर मरुस्थलों की बात करें, ठीक है ना, मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल की बात करें तब आएगा ये, अगर ऐसी बात करें तो नहीं आएगा। तो विश्व में जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं, इन मरुस्थलों के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ पर मिलेगी आपको, थार के मरुस्थल में ही मिलेगी। और इसी आधार पर अगर हम बात करें तो राजस्थान की भी लगभग 40% जनसंख्या जो है वो राजस्थान के मरुस्थलीय भाग के अंदर, जो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आपको मिलेगी 40% आबादी। दूसरी बात, राजस्थान में या राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या जो है, सर्वाधिक जनसंख्या वो इसी प्रदेश में निवास करती है और 40% इसके कुल आंकड़े रहेंगे। दूसरी बात, अगर बात करेंगे राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की, राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा आपका, राजस्थान ही है। ठीक है ना, क्योंकि अगर जनसंख्या और जनघनत्व में अंतर आ जाएगा, क्योंकि देखो क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो लगभग 61% भाग क्या इसका मरुस्थल है, और इस भाग के अंदर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। तो कई बार एक कंफ्यूज वाला क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे अपने पूर्वी जो मैदान है राजस्थान के, इस पूर्वी मैदान के अंदर भी राजस्थान की लगभग 39% जनसंख्या है। तो कई किताब के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूज वाली दिखा देती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या जो पूर्वी के मैदानों के अंदर दिखा रखी है। ठीक है, तो न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है और अधिकतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश माना गया है। सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं पे पाई जाती है और जैव विविधता जो है वो भी सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है, इसी राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा और विशेषता क्या हो जाएगी इसकी विशेषता हो जाएगी कि भारत में जितने पेट्रोलियम के भंडार है, तो पेट्रोलियम के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने सुना होगा कि भारत के अंदर जो पेट्रोलियम के भंडार है उसके अंदर आपने सुना होगा बाड़मेर। इस बाड़मेर के अंदर पेट्रोल डीजल का उत्पादन होता है और साथ में सीमावर्ती अपना जो एक जिला है जैसलमेर, इस जैसलमेर के अंदर प्राकृतिक जो गैस होती है, इस प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी सुना हो तो घोटारू नामक एक क्षेत्र है, घोटारू है, कन्नौज है आदि क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार के भंडार है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपका जो पश्चिमी मरुस्थल है या थार का मरुस्थल है, इसकी लगभग विशेषताएं आ गई है। इसके अलावा और अगर बात करें तो मरुस्थल जो अपने किस लिए उपयोगी है, मरुस्थल का उपयोग वैसे तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन सबसे बड़ा इसका उपयोग क्या होता है कि भारत में जो मानसून आता है, भारत में जो मानसून आता है, इस मानसून को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, मानसून को आकर्षित करता है। और मानसून को आकर्षित किस प्रकार करता है कि यहाँ पर जब टेम्परेचर अधिक होता है, जैसे जून का महीना होता है, और इस जून के महीने में यहाँ पर लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में क्या होता है तापमान। तो जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर होता है तो यहाँ पर दाब कौन सा बनता है, न्यून दाब। कौन सा दाब बनेगा भाई, न्यून दाब। और उसी समय हिंद महासागर पर कौन सा दाब रहेगा, हिंद महासागर पर तापमान क्या होता है, कम तापमान होने के कारण यहाँ पर उच्च दाब बनेगा, उच्च दाब बनता है। और उच्च दाब बनने के कारण देखो हवाओं की स्थिति क्या होती है, जो हवाएं होती है वो हमेशा उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती है, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती है। तो उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती है, उसी के कारण राजस्थान के अंदर न्यून दाब का क्षेत्र बनता है और उच्च दाब कहाँ बनता है, हिंद महासागर के अंदर। तो उसी के कारण राजस्थान का ये भाग जो है ये मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है। जैसे मान लो
ये लगभग हिंद महासागर आपका। तो इस भाग के अंदर क्या बन गया, उच्च दाब, और यहाँ पर क्या बन गया, न्यून दाब। अब हवाएं इधर चलेंगी इधर भारत के धरातल पर, तो जब यहाँ पर समुद्र के ऊपर से हवाएं तो उनके अंदर क्या रहेगी, पानी की मात्रा आर्द्रता ज़्यादा रहेगी, और ये हवाएं जो है इसे भारत की मुख्य भूमि पर जाकर क्या करवाएंगी, वर्षा। इसलिए ये जो अपना राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है, ये वर्षा कराने में बहुत सहायक होता है। अगर यहाँ पर मरुस्थल नहीं होता तो निश्चित रूप से अपनी जो वर्षा की मात्रा है ये कम हो सकती थी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आगे अगले वीडियो के अंदर अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या भारतीय मरुस्थल का जो वर्गीकरण वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।